Good morning, everyone. Today we'll be starting with your new topic, cytology or study of cell. This topic deals with the topic of cell, its types, its components, as well as various properties of cellular components. Now, this specific topic is important for pre as well as mains perspective. So we'll be dealing it from both pre as well as mains perspective. So what is cell? If you're talking about cell, it is defined as the smallest basic unit of life. Smallest basic unit of life that is responsible for all of life processes. जब यहाँ पे हम बात करते हैं life processes की, what we're talking about is we are talking about various processes that are taking inside our body, such as digestive, circular, respiratory, nervous. All these are life processes. Now what happens is, for these life processes to function, we require organs. Let's say for digestive system follows the life process of digestion. Now for digestion we require certain organs like mouth, next stomach, intestines, liver. We require all these organs. And how are these organs made up of? Organs are made up of tissues, and tissues are made up of cells. So that's what the definition over here. A cell is defined as smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. इसका कारण यह है कि सेल्स आपस में जुड़ के बनती हैं टिश्यूज आपस में जुड़ के बनेंगी ऑर्गन्स, और यही ऑर्गन बाद में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ कंटिन्यू होती है या फिर लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू होती है. So it is defined as smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. 3 marker. Next, इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हुए देखें, सेल्स आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया. विच वन इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है. सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यूज बनती है, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम जब जुड़ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम जब एक साथ जुड़ता है तब जाके हम बनते हैं. इसी वजह से सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. नेक्स्ट, सेल इज फंक्शनल यूनिट. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज जो काम कर सकते हैं, सेल खुद भी वही सारे काम अकेले भी कर सकता है. जैसे हम खाने को पचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर भी खाना जाता है, खाना पचता है. हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, सेल भी वही चीज करता है, वो भी अपने अंदर ऑक्सीजन ले सकता है, CO2 रिलीज कर सकता है. सो जो फंक्शन हमारी बॉडी कर सकती है वही सारे फंक्शन सेल भी कर सकता है. इसी वजह से सेल इज ऑल्सो योर फंक्शनल यूनिट. साथ ही साथ इट इज ऑल्सो द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स. बायोलॉजिकल यूनिट क्यों? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से बना होगा. अगर वो सेल से बना नहीं है तब वो डेड है या फिर नॉन लिविंग. जैसे कि पत्थर, मेटल, आयरन, ब्रिक, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि इसमें सेल नहीं. लेकिन वहीं पे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या है? सेल से बने हैं. इसी वजह से क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म. A cell can replicate itself independently, जिसे हम सेल रेप्लिकेशन या फिर सेल डिविजन भी कहते हैं. एक सेल डिवाइड होगी और 2 डॉटर सेल्स को गिव बर्थ करेगी. बाद में यही नई सेल्स फिर आगे चल के ग्रो होंगी और डिवाइड होती रहेंगी. ऐसे सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हमेशा क्या होती रहेंगे? रेप्लिकेट होती रहेंगी, डुप्लीकेट या फिर डिवाइड होती रहेंगी. ये कभी खत्म नहीं होगा. जब तक लाइफ सस्टेन करेगा तब तक सेल्स रेप्लिकेट होते हैं. जैसे हमारे केस में हम बने कैसे थे? हमारी खुद की जिंदगी की शुरुआत की अगर हम बात करें, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ और पहला एक सिंगल सेल बना होगा, जाइगोट. अब यही जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद बेबी बना.
ठीक, तो वही पहला एक ही सेल था, जाइगोट एक सिंगल सेल था, लेकिन वो रेप्लिकेट होता गया, डुप्लीकेट होता गया, बढ़ता गया, उसके नंबर बढ़ती गई, इंडिपेंडेंटली बढ़ता गया, उसमें से फिर बेबी बना, फिर बेबी 2.5 किलो का बेबी, ठीक, ग्रो होते होते आज की तारीख में हम बन गए 60-70 किलो के एडल्ट बीइंग। और ऐसे ही हमारी बॉडी में पुराने सेल्स मरते रहेंगे, नए सेल्स ग्रो होते रहेंगे। ये इसी चीज को दर्शाता है, सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, hence they are also known as building blocks of our life, क्योंकि विदाउट सेल हम सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम बात करें, ये हमारे लिए 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हमने बात करी, स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। अगर सेल्स आपस में नहीं जुड़ेंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेगा, तो हमारा बॉडी कैसे बनेगा? तो ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगी? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे बैक बोन्स ले लीजिए, स्केलेटन सिस्टम ले लीजिए, बोन से बना हुआ है, बोन सेल से बना हुआ है, ये हमारे अंदर से क्या प्रोवाइड कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड करी, ताकि हम सीधे खड़े हो सकें, बैठ सकें। सो सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी। The cell interior is organized into different individual organelles surrounded by separate membranes. सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनल्स क्या है। ये लिटिल ऑर्गन्स है, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह है, सिमिलर सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं जो सेल को काम करने में, सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। और इन ऑर्गेनल्स के चारों तरफ क्या मौजूद है? मेम्ब्रेन्स मौजूद है। नेक्स्ट, the nucleus holds genetic information necessary for reproduction and cell growth. हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद रहेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स डीएनए, आरएनए की बात करी जा रही है। एवरी सेल इज सपोज टू हैव डीएनए एंड आरएनए। एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, प्लस उसके अलावा ऑर्गेनल्स मौजूद रहेंगी। ऑर्गेनल्स क्या है? ये सेल के ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के ऑर्गन जैसे ही है, खाली डिफरेंस क्या रहेगा? साइज में छोटी है और ये सेल के अंदर मौजूद है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को रट लीजिएगा, मिनिमम वी रिक्वायर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को पहली बार किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। कब डिस्कवर करा था? 1653 में। कैसे? बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आज के जो माइक्रोस्कोप आते हैं इसका प्रेडिसेसर था। एनीवेज, इसी डिस्कवरी की वजह से रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। तो वापस देखते हैं, पहले सेल को किसने डिस्कवर करा है? इसको डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। कब डिस्कवर करा? 1653 में। ईयर फ्लक्चुएट हो सकता है। एनीवेज, तो इस डिस्कवरी की वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। एनीवेज, इस डिस्कवरी की अगर हम बात करें, हिंदी में एक कहावत है, खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर होता है। रॉबर्ट हुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये ऐसे एक घर पे बैठे हुए थे, इनके टेबल के ऊपर कॉर्क आपको पता ही होगा, जो पेड़ की खाल से बनता है कॉर्क, वो कॉर्क पड़ा हुआ था। कॉर्क को पता नहीं क्या सूझी इनको, इन्होंने क्या करा? माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू कर दिया। जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखे तो इनको दिखा क्या? ये जो कॉर्क है, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर रूम लाइक स्ट्रक्चर्स से बना हुआ है। ये कॉर्क के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद है। इन स्ट्रक्चर्स के शेप की अगर हम बात करें, ये रूम जैसे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स थे, शेप्स थे। अब इसी रूम्स को इन्होंने टर्म दिया था सेल, कि ये जो कॉर्क है ये छोटे छोटे रूम या फिर सेल से बना हुआ है। और इस तरह से सेल की डिस्कवरी भी थी। तो वापस देखते हैं, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल? फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल इन्होंने डिस्कवर करा, किस में डिस्कवर करा? कॉर्क में। एंड कॉर्क इज अ डेड प्लांट सेल। कॉर्क जो है हम पेड़ की खाल से अलग करते हैं। अब क्योंकि हमने पेड़ की खाल से अलग करा है, दैट मीन्स
ये पार्ट क्या हो गया, डेड हो गया। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, ये सही है, लेकिन इट वाज अ डेड सेल। एनीवेज इस डिस्कवरी हम उन्हें क्या कहेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, बट इनको याद रखेंगे, अगर नाम बड़ा लग रहा है तो हम इन्हें छोटा कर देते हैं, A.V. लीवेनहॉक। ओके, ये इतना यूनिक क्यों है? ये 1673 में, वही पुराना वो जो अपना स्टेटमेंट है, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है, वो वैसा ही कुछ होने वाला है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू इज, ये भी माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होंगे एंड खाना वाना खा के बैठे थे। नॉर्मली हम नॉर्मल आम इंसान क्या करता है, खाना खाने के बाद रेस्ट करता है, बट ये थोड़े से हटके थे। खाना खाने के बाद वो टूथपिक आते हैं ना दांत साफ करने के लिए, तो इन्होंने वो टूथपिक लिया, टूथपिक को दांत पे रब करा एंड पता नहीं क्या सूझी, एंड व्हाट इट डिड इज, इसी टूथपिक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लगे। जब ये माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे, इनको भी कुछ क्या सेल जैसे स्ट्रक्चर दिखे, लेकिन अंतर ये था, ये जो सेल जैसे स्ट्रक्चर हिल डुल रहे थे। तो ये थोड़े से सरप्राइज हो गए, अरे मैंने तो दांत साफ करा था, मुझे इसके नीचे कुछ खाने की चीजें दिखनी चाहिए, ये क्या अजीबोगरीब चीजें दिख रही जो हिल डुल रही हैं। फिर बाद में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला ये एक लाइव सेल है, जिंदा सेल है, और ये एक यूनिसेल्युलर है। जैसे रॉबर्ट हुक के साथ क्या था, बहुत सारे सेल्स एक साथ दिख गए थे, बंच ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ पे एक एक सेल उनको अलग से दिखने लगा, और ये सारे के सारे क्या थे, लिविंग सेल थे। एनीवेज इन लिविंग सेल्स को हम आज की तारीख में एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक, तो A.V. लीवेनहॉक ने क्या डिस्कवर करा, बैक्टीरिया। ये भी एक क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था, लाइव था, तो इसी वजह से ये यूनिक बन जाएंगे। देखते हैं, इन 1673 A.V. लीवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू व्यू ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा था। सो जहां पे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट डेड सेल, A.V. लीवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो ये दोनों में अंतर आ जाएगा, रॉबर्ट हुक फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर करा था, जबकि A.V. लीवेनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। ये फर्स्ट लिविंग सेल क्या है, एक बैक्टीरिया है। किसमें इन्होंने डिस्कवर करा था, स्क्रैपिंग्स ऑफ हिज टीथ। ठीक, इसी डिस्कवरी की वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, A.V. लीवेनहॉक को हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगेन यहाँ पे हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, A.V. लीवेनहॉक। हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल, A.V. लीवेनहॉक। कहाँ पे डिस्कवर करा इन्होंने, स्क्रैपिंग्स ऑफ टीथ। इसके अलावा पॉन्ड वाटर वगैरह में भी इन्होंने आइडेंटिफाई करा था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेल के अलग अलग शेप्स एंड साइजेस। यहाँ पे जो साइज है आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोमीटर, ये जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, ये माइक्रोमीटर का सिंबल है। एनीवेज ज्यादातर हम सेल को माइक्रोमीटर में ही कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें सेल के शेप्स की, सेल अलग अलग शेप्स में आते हैं। कोई सेल रेक्टेंगुलर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लांट सेल, यहाँ पे सेल रेक्टेंगुलर हो सकता है। सेल्स स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे कि आरबीसी। सेल्स रेडियल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। बाय द वे नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। ये ओवल शेप्ड हो सकते हैं अलोंग विथ टेल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे क्लामाइडोमोनास, या फिर ये सर्कुलर स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे कि HIV वायरस। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा ई कोलाई, ये क्या है, ये एपिथेलियल शेप है। एपिथेलियल का मतलब होता है दोनों साइड चपटा रहेगा, लीनियर रहेगा, और दोनों एजेस पे एक सेमी सर्कल बना हुआ रहता है। इस टाइप के शेप को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल। और यहाँ पे दिख जाएगा टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो कि एक रॉड शेप में। तो सेल्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो इस चीज को हम याद रखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन करे गए और उनके साइज याद मेंशन करे गए। हम कौन कौन से सेल्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, हम याद रखेंगे प्लांट सेल की साइज, नेक्स्ट ह्यूमंस आरबीसी की साइज को हम मार्क करेंगे, जो न्यूरॉन है नर्व सेल है उसकी साइज को हम मार्क करेंगे, प्लस शेप्स में हम ई कोलाई के शेप को मार्क करेंगे, टोबैको मोज़ाइक वायरस के शेप को हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स की, सेल डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर वगैरह दो टाइप के सेल में डिफरेंशिएट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप के हो सकते हैं, या इधर प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। ऑलरेडी हमने पढ़ाई था कहाँ पे, 5 किंगडमिक क्लासिफिकेशन में, जहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया में डिफरेंशिएट करा था। वहां पे हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स की। सबसे ज्यादा प्रोकैरियोट कहाँ पाए जाते हैं, मोनेरा में पाए जाते हैं। मोनेरा का मतलब क्या था, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे दिख जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, दे आर यूजुअली फाउंड इन बैक्टीरिया। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ये एनिमल और प्लांट में पाया जाता है। आप कहोगे कि सर फंगस भी तो था, एक्चुअली फंगस को हम प्लांट सेल में कंसिडर कर लेते हैं। हम ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम सेल की बात कर रहे हैं। और जो प्रोटोजोआन्स थे, उन प्रोटोजोआन्स को हम कहाँ रख देते हैं, एनिमल सेल्स में यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये सेल्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही। तो सेल कितने टाइप के हैं, डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट, प्रोकैरियोटिक हो सकता है, यूकैरियोटिक हो सकता है। इन डील करेंगे आगे। प्रोकैरियोटिक के लिए एग्जांपल क्या रहेगा, बैक्टीरिया। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल हो सकता है या फिर प्लांट सेल। एनिमल सेल में प्रोटोजोआ और एनिमल आ जाएंगे, प्रोटिस्टा और एनिमल आ जाएंगे, और प्लांट सेल में फंगस और बैक्टीरिया, सॉरी फंगस और प्लांट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। जब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन डेवलपमेंट सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, ऑलरेडी प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में हमने कहाँ बात करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमने बात करा था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बस वही सेम टर्म चलेगा यहाँ पे भी। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म या फिर सेल। यूकैरियोट का मतलब क्या है, डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, इनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस है ही नहीं, उसकी जगह पे क्या मौजूद है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियस जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन न्यूक्लियोइड में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, इंस्टेड प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया हैव अ जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज न्यूक्लियोइड। इनके साइज की अगर हम बात करें, इनका साइज क्या रहेगा, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, द हेरिडिटरी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की बात करी जा रही है, इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स प्रोड्यूस्ड बाय, अगर आपको याद होगा मोनेरा में हमने लिखा था बाइनरी फिशन, दे प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन, अ फॉर्म ऑफ asexual, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, प्रोकैरियोट्स प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ asexual, सेक्सुअल नहीं है, asexual रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट का मतलब क्या था, इसका मतलब है डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस, मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसकी सेल साइज क्या मैटर क्या रहेगी, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगेन ये एवरेज है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इस टाइप के सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लांट सेल आ जाएंगे, फंगस आ जाएगा, प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स आ जाएंगे। अभी तो हमने बात करी थी यूकैरियोट्स प्लांट और एनिमल हो सकते हैं, और फिर प्लांट में प्लांट भी आएंगे, फंगस भी आएंगे, और एनिमल सेल में एनिमल तो आएंगे ही आएंगे, प्लस प्रोटोजोआ या फिर प्रोटिस्ट आ जाएगा। So, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है, द ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंगस, प्रोटोजोआन्स, दैट इज प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स। रिप्रोडक्शन की बात करें सेल्स की, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ हमने फिर बात करी थी, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, प्लांट और एनिमल सेल में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। देयर आर सम कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फॉर एग्जांपल, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, प्लास्टिड है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। इन क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्लास्टिड के बारे में अपने बचपन में पढ़ा भी होगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ये तीनों क्या है, ऑर्गेनल्स हैं, जो कि यूनिक है, ओनली दे आर फाउंड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में है ही नहीं। आगे इन सारी चीजों को वापस से पढ़ेंगे।
एनीवेज प्रोकैरियोट यूकैरियोट की अगर हम बात करें, ये 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस इनकी जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे लिए क्या है, किस हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 मार्कर के हिसाब से। यहाँ पे प्री के हिसाब से अगर हम देखें प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूकैरियोट के लिए एग्जांपल्स जो है प्लांट्स, फंगस, प्रोटोजोआ और एनिमल्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डायग्राम है रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे क्या मौजूद है, न्यूक्लियोइड। ये हमारा डीएनए, और डीएनए के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, डीएनए चारों तरफ फैल गया है। सो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे क्या मौजूद है, न्यूक्लियोइड मौजूद है। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। वहीं पे यूकैरियोट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर मौजूद है हमारा डीएनए। तो ये क्या बन गया, ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ एक कवरिंग मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ट्रू न्यूक्लियस या फिर यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे लिए, एग्जाम्पल इज प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिख जाएगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। अगेन ये डिफरेंस के हिसाब से है, अगेन ये सिंप्लीफाइड टर्म में है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है, वही ट्रू न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियस वाला। क्रोमोसोम्स की बात करें, यूकैरियोट में एक क्रोमोसोम हो सकता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया वगैरह वहां पे बस एक ही क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम क्या है, ये हमारा टाइटली पैक्ड डीएनए होता है। सेल टाइप की अगर हम बात करें, यूकैरियोट ज्यादातर क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, ये ज्यादातर क्या होता है, यूनिसेलुलर, जैसे कि बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स ट्रू न्यूक्लियस है तो ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स के लिए एग्जांपल रहेगा प्लांट, एनिमल, वहीं पे प्रोकैरियोट के लिए बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। जेनेटिक ये की बात करें कैसे डीएनए वगैरह आगे ट्रांसफर होती है, तो यहाँ पे आ जाते हैं मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो मियोसिस के जरिए मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, बाद में यही मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह से डीएनए क्या हो रही है, मिक्स हो रही है ऑर्गेनिजम्स में। वहीं पे जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां पे यूनिडायरेक्शनल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, लेकिन फ्यूजन होगा ही नहीं। लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ऑर्गेनल्स हैं, आगे इनके बारे में डील करेंगे। यूकैरियोट में मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोट में होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो फिर रेयरली कभी पाए जाते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं। तो ये एक कंपैरिजन है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। ये प्री के हिसाब से और 3 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें, सेल थ्योरी ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है जो कि सारे के सारे सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, डजंट मैटर, सारे ऑर्गेनिज्म को इस थ्योरी को फॉलो करनी पड़ेगी। सारे सेल्स, छोटा मोटा बड़ा, कोई भी सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी सेल हैज टू फॉलो दिस थ्योरी। तो इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको दी है, एमजे स्लाइडन, थियोडोर श्वान एंड रुडोल्फ विर्चो। 3 साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, और यहाँ पे कितनी थ्योरी है, 3 थ्योरी। एक एक करके डील करते हैं। पहली थ्योरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। हम तो इस चीज को एग्री करते हैं, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस वही है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से ही बना होगा, विदाउट सेल कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग कंसिडर नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट, cells are basic unit of structure and function in an organism, hence considered as basic unit of life। अभी तो बात करी थी, सेल्स आपस में जुड़ के टिश्यू बनती हैं, टिश्यूज आपस में जुड़ के ऑर्गन बनती है, ऑर्गन आपस में जुड़ के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में जुड़ते हैं तब बनते हैं हम। तो हमारे लिए क्या बन गया, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी के ऑर्गन जो जो फंक्शन कर सकते हैं, हमारे सेल के अंदर भी वही सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो इस वजह से सेल क्या बन गया, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट थ्योरी क्या है, न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम रिप्रोडक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
पुराने सेल से रिप्रोड्यूस होके ही नए सेल्स बनते हैं। जैसे पहला एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के सारे 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा तो नए बैक्टीरिया बनेंगे। तो पुराने बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया बन रहे हैं। हमारे केस में अगर हम बात करें, हमारी जिंदगी की शुरुआत कब हुई थी? जाइगोट के फॉर्म में। मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए थे। जाइगोट कितने सेल से बना था? एक सेल से बना था। जब वही जाइगोट डिवाइड हुआ होगा, ग्रो करा होगा, तो फीटस बेबी बना होगा। तो न्यू सेल्स कैसे आए थे? न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम रिप्रोडक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे हम कहते हैं सेल डिविजन। So this is your cell theory. Cell theory every organism is going to follow. बट एक ही एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है वायरस। वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ना लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। वो एक लिविंग नॉन लिविंग दोनों का मिला जुला टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी सेल से नहीं बनी है। बस वही अकेला ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करेगा। ये आपके लिए प्री क्वेश्चन बन गया। Which organism doesn't follow cell theory? It is virus. उसके अलावा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? सेल थ्योरी कौन कौन किन साइंटिस्ट ने दी थी? व्हाट इज सेल थ्योरी? और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है? आगे बढ़ रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स की अगर हम बात करें, सेल 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। सेल बाउंड्री। जब हम सेल बाउंड्री की बात करते हैं, 2 टाइप के सेल बाउंड्री है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल खाली प्लांट सेल में पाया जाएगा, जबकि सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाएगा। इस बगल वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं सेल बाउंड्री। ये जो बाहर की जो कवरिंग है, इसी बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं सेल बाउंड्री। डिपेंडिंग ये किस टाइप का सेल है, इसमें सेल वॉल हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है। अगर ये प्लांट सेल है तो फिर सेल वॉल होगा, अगर ये एनिमल सेल है तो फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। एज वेल एज प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया। तो मीनिंग ये है, सेल वॉल इज यूनिक टू ओनली प्लांट सेल व्हाइल सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके अलावा क्या है? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इसी सेल बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है, ये जो अंदर का जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को हम, जगह को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है? ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है? लिटिल ऑर्गन्स। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऑर्गेनल्स के एग्जांपल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी apparatus, वही गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो ये सारे क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। उसके अलावा लास्ट कंपोनेंट क्या है? द लास्ट कंपोनेंट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर सेल, क्योंकि न्यूक्लियस का एक ऑल्टरनेट नेम है ब्रेन ऑफ द सेल। सो आज टॉपिक को यहीं वाइंड अप करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल पे। कल हम क्या करेंगे? इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली एक एक करके डील करेंगे। कल हमारी स्टार्टिंग होगी सेल वॉल से, तो हो सके तो आज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा। कल यहीं से शुरुआत करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।